अध्याय 2 देख रहे हैं। भारतीय संविधान में जो अधिकार है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी एलोबरेटेड आंसर देना है, बड़ा आंसर देना है। 5 मार्क्स से अधिक के सवाल होते हैं। अभी पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान में वर्णित नागरिकों के मौलिक अधिकारों में समानता के अधिकार का वर्णन कीजिए। अब इसको किस तरीके से पूछा जा सकता है, जैसे भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को दिए गए मूल अधिकारों में स्वतंत्रता के अधिकार का सविस्तार वर्णन कीजिए। तो विस्तार में उत्तर देना है। मौलिक अधिकार क्या है, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों का संक्षेप में वर्णन कीजिए और संविधान में वर्णित नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संवैधानिक उपचारों के अधिकार का वर्णन कीजिए और इनका महत्व बताइए। तो सबसे पहले जो अधिकार मानव जीवन के लिए बहुत जरूरी होते हैं, आवश्यक होते हैं, अपरिहार्य होते हैं, इंडिस्पेंसिबल होते हैं और संविधान जिसे नागरिकों को देता है उसे हम मौलिक अधिकार कहते हैं। तो ये जो अधिकार है इनको ना तो लेजिस्लेचर ना ही आपका एग्जीक्यूशनरी व्यवस्थापिका या फिर कार्यपालिका इनका उल्लंघन नहीं कर सकती है। न्यायपालिका ऐसे उन कानूनों को अवैध घोषित कर सकती है, इलीगल घोषित कर सकती है जो संविधान के इन अनुच्छेदों का उल्लंघन या फिर कहे अतिक्रमण, ब्रीच करते हैं। मौलिक अधिकार व्यक्ति के व्यक्तित्व से संबंध होते हैं, यानी कि एक इंडिविजुअल के लिए ये अधिकार दिए जाते हैं। इसका मतलब राज्य द्वारा कोई भी ऐसा कानून बनाया गया हो जो गलत हो या कोई भी कानून इस मौलिक अधिकारों से ऊपर नहीं हो सकता। तो इनमें से किसी प्रकार का संशोधन केवल संविधान संशोधन के आधार पर किया जा सकता है। जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको चेंज करना इतना आसान नहीं है। भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है वो एक अधिकार पत्र के रूप में मौजूद है और मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में इनका वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान के जो तृतीय भाग में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक ये जो मौलिक अधिकार है इनका क्लियर विशिष्ट विवेचन किया गया है। इसके द्वारा भारतीय नागरिकों के पास 7 मौलिक अधिकार पहले हमारे पास थे, 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। फिर उसके बाद 44वां इसका संवैधानिक संशोधन हुआ। तो उसके बाद 1979 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया। अब ये कानून बन गया है। अब संपत्ति का अधिकार केवल एक कानूनी अधिकार के रूप में है। तो मौलिक अधिकार के क्या क्या प्रकार हैं? भारतीय नागरिकों को कुछ, जैसे मैंने बताया पहले 7 थे, अब 6 है। तो 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। एक तो समानता का अधिकार है, जैसे संविधान द्वारा जो 5 प्रकार की समानताएं प्रदान की गई हैं उनमें कानून के क्षेत्र में समानता है जो अनुच्छेद 14 में वर्णित है कि संविधान में कानून के क्षेत्र में सभी नागरिकों को एकदम समान देखा जाएगा, समान अधिकार दिए गए हैं। कानून की दृष्टि से लॉ के सामने जिनके आंखों में पट्टी भी बंधी होती है, महिला के आंखों में पट्टी होती है, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई निर्धन नहीं, कोई दीन नहीं, कोई हीन नहीं, कोई धनवान नहीं, कि कोई भी ऊपर के कोई नीचे नहीं। इसका तात्पर्य यह होता है कि सभी को समान दृष्टि से देखा जाता है और धर्म और लिंग के आधार पर किसी को किसी प्रकार से भेदभाव नहीं सहना पड़ता या किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता। इसी तरीके से सार्वजनिक स्थानों के उपभोग में समानता जो अनुच्छेद 15 में वर्णित है, ये क्लियर लिखा गया है कि सार्वजनिक स्थान जैसे तालाब, नहर, पार्क, इन पर सभी नागरिक बिना किसी भेदभाव के इसका उपभोग कर सकते हैं, इसे यूटिलाइज कर सकते हैं और इसका सबका समान अधिकार है, आप किसी को रोक नहीं सकते। सरकारी नौकरियों में समानता का मतलब है अनुच्छेद 16 में वर्णित है ये कि सरकारी नौकरी जो होती है, जिसमें जो गवर्नमेंट नौकरियां निकालती है, उसमें किसी भी धर्म, लिंग, जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और ये भी नियुक्ति आप जब करते हैं, अपॉइंटमेंट करते हैं और जब पदोन्नति करते हैं उसके आधार पर, मतलब केवल योग्यता के आधार पर आगे बढ़ाया जाएगा। इसका थोड़ा सा एक अपवाद है अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए, जो नौकरी में जो पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए कुछ सुरक्षित स्थान है, यानी कि आरक्षण किया गया है। भारत में जो ओबीसी हैं, पिछड़े वर्गों के लिए भी आरक्षण दिया गया है, रिजर्वेशन दिया गया है। इसके अलावा जो राज्य है वो अपने पदों के लिए आवास जो योग्यता है उसको खुद ही निर्धारित कर सकते हैं। ये भी थोड़ा सा इसमें वो दिया गया है, आप कहें कि लिबर्टी दी गई है। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में वर्णित है कि भाई अनुसूचित जातियों के उत्थान और उनके स्वाभिमान, क्योंकि गरिमा बहुत जरूरी है इंसान के लिए, उसकी भावना जगाने के लिए, उनका विकास करने के उद्देश्य से जो मेन एम था अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी, इसको अपराध, क्राइम घोषित कर दिया गया है। उपाधियों का अंत किया गया, जैसे अनुच्छेद 18 में वर्णित है कि व्यक्तियों में जो पारस्परिक भेदभाव है, ऊंच नीच की भावना को अगर समाप्त करना है, समाज में समानता स्थापित करना ये अगर उद्देश्य है, तो संविधान ने अंग्रेजी शासन द्वारा दी जाने वाली जो उपाधियां थी उन सबको निरस्त कर दिया गया। अब अगर किसी ने एजुकेशन में, शैक्षिक लेवल पे बहुत अच्छा काम किया है या किसी ने मिलिट्री, डिफेंस सर्विसेज में बहुत अच्छा काम किया है, तो यही उनको उपाधियां दी जाती हैं। इसमें अपवाद ये है
कि ये जो क्षेत्र है, ये जो उपयुक्त क्षेत्र मैंने आपको ऊपर के जो बताए हैं, उसमें समानता का सिद्धांत लागू किया गया है। फिर भी जो मानव हित है और उनके उत्थान को ध्यान में रखकर सरकार कुछ क्षेत्रों में इन नियमों की अवहेलना कर सकती है, थोड़ा इसको ब्रीच कर सकती है। स्वतंत्रता का अधिकार क्या कहता है? फ्रीडम, यानी ऐसी चीज अनुच्छेद 19 द्वारा ये जो अधिकार है, इसमें कुछ 6 स्वतंत्रताएं या फ्रीडम नागरिकों को मिली हुई है। एक, आप भाषण दे सकते हैं, यानी कि अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, विचार अभिव्यक्ति कैसे कहते हैं इसको, इसकी स्वतंत्रता है। यानी कि संविधान में जो भी सिटीजन है कंट्री का, वो भाषण के रूप में अपने विचार व्यक्त कर सकता है और अपने विचारों को पत्र पत्रिकाओं में, मैगजीन्स में प्रकाशित कर सकता है, इसकी पूरी स्वतंत्रता है। सभा कर सकता है, यानी कि स्वतंत्रता इस बात की है कि शांतिपूर्वक कोई सभा हो रही है, सम्मेलन हो रही है, तो ये आप कर सकते हैं। इसी तरीके से व्यवसाय की स्वतंत्रता है कि आप कोई भी जॉब, कोई भी प्रोफेशन अपने इच्छा अनुसार व्यवसाय करने में, व्यवसाय चूज करने में स्वतंत्र है। इसी तरीके से संघ या समुदाय, इसका निर्माण आप कर सकते, बना सकते हैं। तो अगर मानव हित को लेकर कोई समुदाय बनाया आपने या संघ बनाया, तो इसकी आपको पूर्ण फ्रीडम है। भ्रमण की स्वतंत्रता, कहीं भी आप जा सकते हैं देश में, जो नागरिक, जो देश की सीमा है उसके अंदर हम नागरिक होते हैं, सिटीजन हैं, वो कहीं भी किसी भी जगह पे जा सकते हैं और जाके वहां सेटल हो सकते हैं। आने जाने की पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है। आवास की स्वतंत्रता है, यानी कि कहीं भी कोई भी जा सके, अपने आवास बना सके और अपने स्थिति के अनुसार, जो भी उसकी फाइनेंशियल लेवल है, किसी भी स्थान पर रह सकता है। अब यहाँ एक अपवाद है, समाज और राष्ट्र के हित में सरकार जो ये स्वतंत्रता है, यानी जो फ्रीडम दी है, उस पर विवेकपूर्ण, यानी कि तार्किक तौर पे लॉजिकल प्रतिबंध लगा सकती है। अपराधों की जो दोष सिद्धि है, उसके संबंध में संरक्षण ये है, अनुच्छेद 20 में क्लियरली कहा गया है, किसी व्यक्ति को उस समय तक दंड नहीं दिया जा सकता जब तक उसने कोई कानून का ब्रीच नहीं किया है, कानून को नहीं तोड़ा है। उसे स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए किसी प्रकार से बाध्य नहीं किया जा सकता। जैसे हमने सुना है कि पुलिस मारपीट के ये कबूल करवा लेती है, उस तरीके की चीज बाध्य नहीं हो सकती। जीवन और शरीर, देखिए, मेरा शरीर मेरा है, मैं सांस लेता हूं, मेरा शरीर मेरा है और इस पे किसी का अधिकार नहीं है। तो जीवन और शरीर रक्षण का अधिकार अनुच्छेद 21 में दिया गया है। इसमें किसी भी व्यक्ति की प्राण, मतलब किसी को फांसी देना या किसी को जेल में डालना या दैहिक स्वतंत्रता, किसी के शरीर का यूज करना, इसको केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर, यानी कि जो कानून की प्रक्रिया है उसको छोड़कर और किसी भी तरीके से वंचित नहीं किया जा सकता। बंदीकरण के संरक्षण की स्वतंत्रता, ये अनुच्छेद 22 में जो भी बंदी है, जिसको पकड़ के लाया गया है, अरेस्ट किया गया है, उसको बंदी होने के कारण जानने का अधिकार दिया गया है। यानी कि भाई आप किस लिए पकड़े गए हैं, ये उसे बताना पड़ेगा आपको। और किसी को बंदी बनाने के बाद 24 घंटे के अंदर उसे जो नियरेस्ट, सबसे क्लोजेस्ट न्यायाधीश है, जो जज है, उसके सामने आपको उपस्थित करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि हम हमेशा के लिए उसको रख दिया। या एक हमने लालू साहब की कहानी पढ़ी थी, तो बेचारे 54 साल जो है वो जेल में रहे और 77 साल की उम्र में वो बाहर आए। ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार है। संविधान में अनुच्छेद 23 और 24, इसमें क्या चीज कही गई है कि किसी का शोषण ना हो, किसी का एक्सप्लॉयटेशन ना हो। संविधान में क्लियर बताया गया है कि किसी व्यक्ति को बेगार और बलपूर्वक काम पे नहीं रखा जा सकता, यानी फोर्सफुल मसल पावर से नहीं रखा जा सकता। और बेगार यानी पैसा आप बगैर दिए उससे काम नहीं करा सकते। इसी तरीके से 14 वर्ष से अगर कम की आयु के बालक बालिकाओं में से ऐसी जगह जैसे कारखाने हो गए या ऐसी जगह जो थोड़ी खतरनाक है, स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालती है, उन स्थानों पर इनसे काम नहीं लिया जा सकता। स्त्रियों और बच्चों का क्रय विक्रय करना बहुत बड़ा अपराध है। किसी का भी, स्त्री, बच्चे और आदमियों का भी, आप इनको खरीद बेच नहीं सकते। अब ये देखिए कि जो अपवाद इसका ये है कि राज्य के जो सार्वजनिक कार्यों के लिए नागरिकों की अनिवार्य सेवाएं प्राप्त कर सकता है, ये हो सकता है। ये थोड़ा सा अपवाद है इसमें। एक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। हमारे देश में बहुत सारे धर्म है, तो संविधान में भारत में जो धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करने का जो उद्देश्य था, उसके अनुरूप उसके प्रत्येक नागरिक को पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है। यानी कि हर एक नागरिक अपनी अंतरात्मा के अनुसार, यानी जो भी उसको अच्छा लगे उस रूप में उसको सोच के धर्म स्वीकार कर सकता है। अपने धर्म की प्रथा के अनुसार वो आराधना कर सकता है, पूजा कर सकता है और अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी कर सकता है। अनुच्छेद 25, सभी व्यक्तियों को धार्मिक मामलों और संस्थाओं का प्रबंध करने की स्वतंत्रता है, क्योंकि अपने धर्म का वो संस्थान बना सकता है। धार्मिक, जैसे कोई गिरजाघर बना सकता है, कोई मंदिर बना सकता है, कोई मस्जिद बना सकता है। राज्य किसी भी धर्म के साथ कोई पक्षपात नहीं करेगा। राज्य ने आंखों में पट्टी बांध रखी है धर्म के नाम पे,
क्योंकि राज्य के लिए कोई धर्म नहीं है, देश के लिए कोई धर्म नहीं है। इसका मतलब यह है कि धार्मिक मामलों में वो तटस्थ रहेगा, यानी धर्म व्यक्ति का व्यक्तिगत विषय है। धर्म मतलब मेरे और मेरे भगवान के बीच में सरकार नहीं है। इसके अतिरिक्त नागरिकों पर किसी प्रकार की धार्मिक कर नहीं लगाया जा सकता, यानी कि कोई पैसा नहीं लगाया जा सकता। अनुच्छेद 27 में है यह भी घोषणा की गई है कि सरकारी और जो सरकारी सहायता अनुदान या कहे सरकारी हेल्प से जो चल रही है या मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्था है, उसमें किसी धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जा सकती। कोई धर्म वहां रहेगा ही नहीं। यह अनुच्छेद 28 में है। इसके अतिरिक्त जो 42वां संवैधानिक संशोधन हुआ, उसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष मतलब किसी भी पंथ से कोई देश का कोई लेना देना नहीं है, सभी धर्म बराबर है, यह शब्द जोड़ दिया गया। अब इसमें कुछ अपवाद है, तो अन्य अधिकारों की भांति भी इस अधिकार पर कुछ प्रतिबंध है। सरकार किसी भी ऐसे धार्मिक आचरण पर कानून बनाकर रोक लगा सकती है जिससे सामाजिक और राष्ट्रीय हितों को कोई खतरा पहुंचता हो। जैसे सती प्रथा को हटाया गया था, जैसे ट्रिपल तलाक को हटाया गया, तो यह सब इसमें आता है। सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 में यह बताया गया है कि प्रत्येक भाषा भाषी को अपनी संस्कृति, अपनी हेरिटेज, अपना कल्चर, भाषा, लिपि, इसको सुरक्षित रखने का अधिकार है। जो भी व्यक्ति है वो राज्य द्वारा स्थापित या राज्य द्वारा दी गई आर्थिक सहायता से चल रहे शिक्षण संस्थान में प्रवेश लेने का पूरा अधिकार है उसको, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, वर्ग, संप्रदाय, वर्ग, किसी भी लिंग का हो। अनुच्छेद 30 के अनुसार हर वर्ग का जो व्यक्ति है वो अपने इच्छा अनुसार शिक्षण संस्थाएं खोल सकता है। जैसे आश्रम खोल सकते हैं, अमृत जगत खोल सकते हैं, या क्रिश्चियन स्कूल खोल सकते हैं, मदरसे खोल सकते हैं। संविधान संशोधन 93/2001 के अनुसार 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा, बगैर पैसे के शिक्षा, इसका अधिकार दिया गया है राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो हमने मूल अधिकार देखे, जो 5 अधिकार हैं, उनको सेफगार्ड करने के लिए हमारा जो अधिकार है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसकी रक्षा, इन हमारे मूल अधिकारों की रक्षा के लिए संविधान में अनुच्छेद 32 के अनुसार संवैधानिक उपचारों का अधिकार सम्मिलित किया गया है, ऐड किया गया है। इस अधिकार का मतलब यह है कि यदि राज्य या सरकार नागरिकों को दिए गए जो मूल अधिकार है उस पर किसी तरीके से प्रतिबंध लगाती है, अतिक्रमण करती है, ब्रीच करती है, वायलेशन करती है, तो उसके लिए उच्च न्यायालय या आप सर्वोच्च न्यायालय वहां डायरेक्ट जा सकते हैं, उनकी शरण ले सकते हैं। नागरिकों के जो मौलिक अधिकार है उनकी रक्षा के लिए उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय उन्होंने वो 5 तरीके की अलग अलग रिट जारी कर सकते हैं, लेख जारी कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस, परमादेश, मैंडमस, अधिकार परीक्षा, क्वो वारंटो, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, उत्प्रेषण लेख, सर्टियोररी। इसका एक अपवाद कुछ है इसमें कि जो व्यक्ति है उनके द्वारा जो साधारण परिस्थिति है उनमें ही न्यायालय की शरण लेकर अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा की जा सकती है। आपातकाल अगर है, इमरजेंसी है, तो इसमें मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए आप न्यायालय में नहीं जा सकते। तो ये इससे क्लियर हो जाता है कि जो हमने डिस्कशन किया, नागरिकों को संविधान के द्वारा जो मौलिक अधिकार है उसका क्षेत्र बहुत बड़ा है, व्यापक है। मौलिक अधिकार व्यक्ति स्वातंत्र्य या ये कहें कि व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकार, उसके हित में राज्य की शक्ति पर प्रतिबंध लगाने का बहुत बढ़िया श्रेष्ठ उपाय है। भारत ही नहीं, बहुत सारे विश्व के बहुत सारे ऐसे राष्ट्र हैं, उनमें आज के समय मौलिक अधिकारों की व्यवस्था ने एक सर्वमान्य अवधारणा का रूप धारण कर लिया है और ये बहुत सारे संविधानों में क्लियर वर्णित है, दर्ज है। मौलिक अधिकारों का महत्व क्या है? देखिए, जो मूल अधिकार है लोकतंत्र के, वो आधार स्तंभ है, ये कहें कि ये बेसमेंट है। मूल का मतलब होता है जड़। अगर वृक्ष के लिए, अब देखिए, वृक्ष के लिए जो महत्व होता है जड़ का, वही महत्व हमारे लिए, नागरिकों के लिए अधिकारों का होता है, मूल अधिकारों का होता है। जिस तरीके से जड़ के बिना वृक्ष बढ़ ही नहीं सकता, उसका अस्तित्व ही नहीं है, संभव नहीं है, उसी प्रकार से मौलिक अधिकारों के बिना नागरिकों का, जो हम लोगों का शारीरिक, मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास हो ही नहीं सकता, संभव नहीं है। तो ये जनता के जीवन के रक्षक है, जनता के गरिमा के रक्षक है। ये बहुमत की जो तानाशाही है, अगर ये कहीं ऐसी बहुमत आ जाती है जो तानाशाही करती है, उस पर अंकुश लगाते हैं, उस पर रोक लगाते हैं और हमारी जो स्वतंत्रता है, मानव की स्वतंत्रता और सामाजिक नियंत्रण के में जो समन्वय है, उसको जो बैलेंस है, उसको स्थापित करते हैं। तो संविधान में जो मौलिक अधिकार है उनका बहुत महत्व है। जैसे मौलिक अधिकार प्रजातंत्र के आधार स्तंभ है। मौलिक अधिकार प्रजातंत्र यानी कि डेमोक्रेसी की हम बात करते हैं, उसके लिए बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। इनके द्वारा हम जो लोग हैं उनकी शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास के लिए एक सुरक्षा प्रदान की जाती है। बहुमत की तनाशाही को भी ये रोकते हैं। जैसे मौलिक अधिकार एक देश में राजनीतिक जीवन में एक दल विशेष, अगर ऐसा एक ग्रुप आ गया, ऐसा एक देश आ गया जिसने तानाशाही स्थापित करना चाहिए, उसको रोकने के लिए अनिवार्य है। मौलिक अधिकार शासकीय और बहुमत वर्ग के अत्याचारों से व्यक्ति की रक्षा करते हैं, खासतौर पर जो माइनॉरिटी है, मार्जिनलाइज क्लास है, SC ST OBC।
इसी तरीके से व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है और जो सामाजिक नियंत्रण है उसमें एक बैलेंस बनाना, समन्वय बनाना। तो मौलिक अधिकार व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है और सामाजिक नियंत्रण है उसके बीच में एक बहुत अच्छा बैलेंस, एक आत्मीयता, उचित सामंजस्य बनाने की कोशिश करते हैं, स्थापना करते हैं। और मौलिक अधिकार की जो संविधान में उल्लेख जब हो गया है तो इससे इसके महत्व या क्या क्रेडिबिलिटी और सम्मान में वृद्धि हो जाती है। तो इससे उन्हें साधारण कानून से अधिक ज्यादा बड़ा उच्च स्थान और पवित्रता मिल जाती है, इसमें सात्विकता मिल जाती है। तो इससे इसका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका जिसे हम कहते हैं लेजिस्लेचर, और हमारी जो विधायिका है या फिर हम कहें जो हमारे न्यायालय है या एग्जीक्यूशनरी है, ये इनको पालन करेंगी, इनका पालन आवश्यक हो जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा था कि मौलिक अधिकारों का महत्व इस तरीके से बताया गया कि मौलिक अधिकारों के जो अनुच्छेद है उनके बिना जो संविधान है वो अधूरा रह जाएगा। ये संविधान की आत्मा और हृदय के विपरीत है, या उसके ये कहे संविधान और आत्मा अगर ना हो, जैसे ये मौलिक अधिकार है, तो फिर जिंदगी कैसे रहेगी एक आदमी की। इसी तरीके से संविधान में ये बहुत जरूरी हो जाते हैं। अगला सवाल है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान में अधिकारों की घोषणा पत्र किस रूप में सम्मिलित किया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान में जो अधिकारों की घोषणा पत्र है, दक्षिण अफ्रीका का संविधान, सबसे पहले समझिए कि ये दिसंबर 1996 में लागू हुआ, यानी कि बड़ा यंग है, ये अभी अभी लागू हुआ है। तो इसे तब बनाया गया और लागू किया गया जब रंग भेद वाली सरकार के हटने के बाद दक्षिण अफ्रीका गृह युद्ध के खतरे से जूझ रहा था कि कहीं गोरों और कालों के बीच में गृह युद्ध ना हो जाए, जिसे हम कहते हैं सिविल वॉर। दक्षिण अफ्रीका के संविधान के अनुसार उसके अधिकारों की घोषणा पत्र दक्षिण अफ्रीका में जो प्रजातंत्र है उसकी आधारशिला है, बेसमेंट है। ये नस्ल, लिंग, गर्भधारण, वैवाहिक स्थिति, जातीय या सामाजिक मूल, रंग, आयु, अपंगता, धर्म, अंतरापता, आस्था, संस्कृति, भाषा और जन्म के आधार पर भेदभाव बिल्कुल वर्जित करता है। यह नागरिकों को यह संभवतः सबसे ज्यादा व्यापक अधिकार देता है, सबसे ब्रॉड। तो हम ये देखते हैं कि सबसे बढ़िया जो व्यापक अधिकार मिले हैं वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान में मिले हैं। संवैधानिक अधिकारों को एक विशेष संवैधानिक न्यायालय लागू करता है। तो इसी तरीके से दक्षिण अफ्रीका के संविधान में कुछ बड़े स्पेशल अधिकार, प्रमुख अधिकार कुछ इस तरीके से है। एक तो गरिमा का अधिकार है, इज्जत, निष्ठा, प्राइवेसी का अधिकार, श्रम संबंधित समुचित व्यवहार का अधिकार, स्वस्थ पर्यावरण और पर्यावरण संरक्षण का अधिकार, समुचित आवास का अधिकार यानी कि घर सबके पास हो, स्वास्थ्य सुविधाएं, भोजन, पानी, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, बाल अधिकार, बच्चों के भी अधिकार है, बुनियादी और उच्च शिक्षा का अधिकार, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई समुदायों का अधिकार और सूचना प्राप्त करने का अधिकार। इसमें जो डिस्क्राइब वाले क्वेश्चन है, विस्तृत उन सवालों पे चर्चा करेंगे। भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों पर एक लेख लिखिए, या इस तरीके से पूछा जा सकता है, मौलिक कर्तव्यों से आप क्या समझते हैं, इनका क्या महत्व है? तो भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्यों का कोई उल्लेख था नहीं जब संविधान बनाया गया और जब इसमें फाइनल हस्ताक्षर हुए, लेकिन यह अनुभव किया गया, ये एक्सपीरियंस किया गया कि मूल अधिकार जब दिए गए हैं उनके साथ मूल कर्तव्य भी होने चाहिए, यानी फंडामेंटल राइट्स के साथ फंडामेंटल ड्यूटी का भी होना आवश्यक है। तो इस कमी को 1976 में संविधान का जो 42वां संशोधन किया गया उसमें संविधान में एक नया अनुच्छेद 51 का मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। तो संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के अंतर्गत एक कर्तव्य और जोड़ा गया और नागरिकों के 11 कर्तव्यों का वर्णन कुछ इस तरीके से है कि पहले तो संविधान का पालन करना है और उसके आदर्शों को, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय ध्वज जो हमारा झंडा है उसका आदर करना है। देश के स्वतंत्रता संग्राम में जो उच्च आदर्श रखे गए थे उनका पालन करना है, उनके प्रति दिल से, हृदय से उनका आदर करना है, बनाए रखना है। भारत की प्रभुसत्ता, एकता और अखंडता जो है उसका समर्थन करना है, रक्षा करनी है। देश की रक्षा के लिए हर समय तैयार रहना है और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सेवाओं में आपको भाग भी लेना है। भारत के सभी नागरिकों में जो भ्रातृत्व है, एकता है, भाईचारा है, उसकी भावना विकसित करना है। विभिन्न प्रकार की भिन्नताओं के बीच एकता की स्थापना करना है और स्त्रियों के प्रति आपको आदर भाव रखना है। हमारी जो प्राचीन संस्कृति है, कल्चर है हमारा, और उसकी देनों जो उसने हमें दिया है, उसकी गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना है और उसकी सुरक्षा करना है।
इसी तरीके से प्राकृतिक पर्यावरण को दूषित होने से बचाना है, वनों, झीलों, नदियों, इनकी रक्षा और संवर्धन करना है और वन्य प्राणियों के प्रति दया भाव रखना है। ऐसी वैज्ञानिक और मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाना है, ज्ञानार्जन करना है और उसके सुधार की भावना का विकास करना है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना है और हिंसा को रोकना है, और जो व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयत्नों के द्वारा सभी क्षेत्रों में श्रेष्ठता प्राप्त करने का प्रयास करना है। इसके बाद जो 11वां जोड़ा गया था वो है 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनके माता पिता या संरक्षण गार्जियन उनके द्वारा अनिवार्य शिक्षा, जो मैंडेटरी शिक्षा है, उसके अवसर उपलब्ध कराना। तो मौलिक कर्तव्यों का महत्व क्या है? मौलिक कर्तव्य हमारे लोकतंत्र को और स्ट्रॉन्ग, सशक्त बनाने में सहायक होंगे। तो इनमें कहा गया है कि नागरिक लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति आदर का भाव रखे, देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे, सार्वजनिक संपत्ति को अपनी निजी संपत्ति समझकर उन्हें नष्ट होने से बचाए। इस तरीके से इस प्रकार का जो दृष्टिकोण होगा लोकतंत्र की सफलता के लिए बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। तो इनसे क्या होगा, जो विघटनकारी शक्तियां हैं, तोड़ने वाली शक्तियां हैं, उनको रोक लगेगी और देश की जो एकता, अखंडता है, उसकी भावना का विकास होगा और जो भौतिक वातावरण है दूषित होने से बचेगा और स्वास्थ्यवर्धक, साफ सुथरा, क्लीन एनवायरमेंट वातावरण का निर्माण होगा। राष्ट्रीय जीवन से अयोग्यता और अक्षमता, इसको दूर करने में सहायता प्राप्त होगी और देश प्रेम की भावना बलवती होगी, स्ट्रॉन्गर होगी और देश की गौरवशाली परंपरागत संस्कृति, कल्चर हमारा, उसको सुरक्षित रखने में सहायता मिलेगी। मौलिक कर्तव्य के पीछे कोई कानूनी शक्ति नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। इनका स्वरूप नैतिक माना जाता है और यही विशेष महत्व रखता है। राष्ट्र और समाज विरोधी कार्यवाहियों जो करते हैं उन व्यक्तियों को संविधान से उल्लिखित ये कर्तव्य उन्हें ऐसा न करने की तरफ एक नैतिक प्रेरणा देंगे कि भाई ये चीज़ ना करें, संविधान में ऐसा नहीं लिखा। वास्तव में अधिकारों से भी अधिक महत्व कर्तव्यों को दिया जाना चाहिए, क्योंकि कर्तव्य पालन से ही अधिकार प्राप्त हो सकते हैं। कहते हैं ना, विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम ड्यूटीज। मौलिक कर्तव्यों की आलोचना कई बार की गई है, कैसा क्रिटिसिज्म है इसका। तो जो मौलिक कर्तव्यों को अलग अलग विद्वानों ने कई प्रकार से उसको क्रिटिसाइज किया है, कुछ कमियां बताई हैं, जो कुछ इस तरीके से है कि मूल कर्तव्य जो है आदर्शवादी है, बहुत ज़्यादा आइडियलिस्टिक है, उन्हें लागू करना बहुत मुश्किल है, उन्हें प्रैक्टिस में लाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इस कारण जो व्यवहारिक जीवन है इनमें इनकी कोई उपयोगिता नहीं रह जाती। जैसे राष्ट्रीय आंदोलन के जो प्रेरक आदर्श है उनको पालन करना और वैज्ञानिक और मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाना, ये थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल लगता है। मूल कर्तव्यों का उल्लंघन किए जाने पर दंड की कोई व्यवस्था नहीं है, तो ऐसी स्थिति में कैसा विश्वास किया जा सकता है नागरिक वाकई में इन कर्तव्यों का पालन करेंगे। कुछ मूल कर्तव्यों की भाषा बिल्कुल अस्पष्ट है या क्लियर नहीं है, जैसे मानववाद, सुधार की भावना का विकास और सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के प्रयास। ऐसी बातें हैं जिनकी व्याख्या अलग अलग आदमियों के दृष्टिकोण से, उनके नजरिए से अलग अलग मनमाने रूप से की जा सकती है, अलग अलग पर्सपेक्टिव से इसे देखा जा सकता है। साधारण नागरिक के लिए इसको समझना बड़ा कठिन हो जाता है। इसका समझना इतना कठिन हो गया है या हो जाता है कि इनका पालन करना तो और भी कठिन हो जाएगा। तो निष्कर्ष हम ये कह सकते हैं कि जरूरी, निसंदेह मौलिक कर्तव्यों की आलोचना जरूर की गई है, इनकी क्रिटिसिज्म किया गया है, लेकिन इनसे इन कर्तव्यों के महत्व में कोई कमी नहीं हो जाती। संविधान में जो मौलिक कर्तव्य दिए हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज जो है, उनको जो अंकित किया गया, ऐड किया गया है, इससे नागरिकों को सदैव ये याद रहता है कि नागरिकों के अधिकारों के साथ उनके कुछ कर्तव्य भी है, राइट्स के साथ उनकी कुछ ड्यूटीज भी है। एक प्रसिद्ध विद्वान साहब ने कहा था कि अधिकारों का अस्तित्व केवल कर्तव्यों के संसार में ही होता है। अधिकार एवं कर्तव्य एक दूसरे के पूरक है, इस कथन की विवेचना कीजिए कि अधिकार और कर्तव्य परस्पर संबंधित है। अधिकार मतलब हमारे जो राइट्स हैं और कर्तव्य हमें जो ड्यूटीज निभानी है। तो कर्तव्य और अधिकार एक प्राण और दो शरीर के समान है, एक के समाप्त होते ही दूसरा अपने आप समाप्त हो जाएगा। एक व्यक्ति का अधिकार दूसरे का कर्तव्य बन जाता है, यानी कि ये लोगों के लिए भी एक दूसरे के पूरक है। जहां एक व्यक्ति को सुरक्षित जीवन का अधिकार होता है, वहीं दूसरे व्यक्ति का कर्तव्य बन जाता है कि वो उसके जीवन को नष्ट ना करे, खत्म ना करे। महात्मा गांधी कहते हैं कि कर्तव्य का पालन कीजिए, अधिकार स्वतः अपने आप ही मिल जाएंगे। प्रोफेसर H.J. लैस्की ये साहब कहते हैं कि मेरा अधिकार तुम्हारा कर्तव्य है, अधिकार में यह कर्तव्य निहित है कि मैं तुम्हारे अधिकार को स्वीकार करूं। मुझे अपने अधिकारों का प्रयोग सामाजिक हित में वृद्धि करने की दृष्टि से करना चाहिए, क्योंकि राज्य मेरे अधिकारों को सुरक्षित रखता है, अतः राज्य की सहायता करना मेरा कर्तव्य बन जाता है। अधिकारों और कर्तव्यों की पूरकता यानी कि संबंध में कुछ इस तरीके से हम दर्शन कर सकते हैं, समझ सकते हैं
कि समाज कल्याण तथा अधिकार। अधिकार एक सामाजिक वस्तु है, इसका अस्तित्व या भोग, इसका उपयोग करना समाज में ही संभव है। इसीलिए अधिकार के पीछे एक आधारभूत कर्तव्य होता है कि मनुष्य अपने अधिकारों का भोग इस प्रकार से करे, उसको इस तरीके से उपयोग करे कि समाज का अहित ना हो, समाज में कुछ गड़बड़ी ना हो, कुछ नुकसान ना हो। समाज व्यक्ति को इसी विश्वास के साथ अधिकार प्रदान करता है कि वह अपने अधिकारों का प्रयोग सार्वजनिक हित में करेगा, लोगों के हित में करेगा, समाज के हित में करेगा, देश के हित में करेगा। अधिकार और कर्तव्य जीवन के दो पक्ष। किस तरीके से? अधिकार भौतिक है, कर्तव्य नैतिक है। अधिकार भौतिक वस्तुओं जैसे भोजन, वस्त्र, भवन, इनकी जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, इनकी पूर्ति करता है, किंतु कर्तव्य के परमानंद की प्राप्ति होती है कि हमको आंतरिक सुख मिलता है। इसका मतलब अधिकार और कर्तव्य जीवन के दो पक्ष हैं। कर्तव्य पालन और अधिकारों का उपभोग। देखिए, कर्तव्य पालन में ही अधिकारों का उपयोग का रहस्य छिपा हुआ है। जैसे कोई व्यक्ति जीवन और संपत्ति के अधिकार का भोग बिना बाधा के करना चाहता है, तो इसके लिए अनिवार्य हो जाता है कि वह अन्य व्यक्तियों के जीवन और संपत्ति के संरक्षण में बाधक न बने। अधिकारों का सदुपयोग ही कर्तव्य है। अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक है। प्रोफेसर श्रीनिवास शास्त्री कहते हैं कि अधिकार और कर्तव्य दो भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से देखे जाने के कारण एक ही वस्तु के दो नाम हैं। बिना कर्तव्यों के अधिकारों का उपयोग संभव ही नहीं है। एक के बिना दूसरे का अस्तित्व ही नहीं है, और दोनों की उत्पत्ति एवं अंत, शुरुआत और खत्म एक साथ होता है। अधिकार तथा कर्तव्य ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। इसका मतलब यह है कि व्यक्तियों के जो अधिकार है उनको नियमित बनाने के लिए समाज की स्वीकृति आवश्यक है। समाज उन्हें एग्री करे, एक्सेप्ट करे। यही स्वीकृति देना समाज का कर्तव्य है, और समाज के जो अधिकार होते हैं वे व्यक्ति के कर्तव्य बन जाते हैं। जैसे यदि मेरा अधिकार है तो मैं स्वतंत्रता पूर्वक अपने विचारों को व्यक्त कर सकता हूं, तो इस अधिकार के कारण अन्य व्यक्तियों का भी ये कर्तव्य बन जाता है कि मेरे विचारों की अभिव्यक्ति में वो बाधा न डालें। इसी प्रकार यदि अन्य व्यक्तियों का यह अधिकार है कि वे इच्छा अनुसार अपने धर्म का पालन करें, तो मेरा यह कर्तव्य हो जाता है कि मैं उनके विश्वास में बाधा न डालूं। तो ये जो हमने डिस्कस किया, इससे बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के से पृथक नहीं देखे जा सकते, उनकी कल्पना नहीं की जा सकती। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अधिकार कर्तव्य की और कर्तव्य अधिकार की छाया मात्र होता है। एक के हट जाने के बाद दूसरे का अस्तित्व नष्ट हो जाता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से आप क्या समझते हैं? संविधान में वर्णित प्रमुख नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख कीजिए, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात हो रही है यहाँ पे। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व वो सिद्धांत होते हैं जो राज्य की नीति का निर्देशन करते हैं, डायरेक्शन देते हैं किस तरीके से सरकार और समाज काम करेगा। तो दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं, राज्य, खासतौर पर स्टेट की बात होती है यहाँ पर, स्टेट जिन सिद्धांतों को अपनी शासन नीति का आधार बनाता है वे ही राज्य के नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत कहे जा सकते हैं। ये तत्व राज्य के प्रशासन के पथ प्रदर्शक हैं। तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है उनके अंतर्गत उन आदेशों और निर्देशों का समावेश है जो भारतीय संविधान में ने भारत राज्य और विभिन्न राज्यों को अपनी सामाजिक और आर्थिक नीति का निर्धारण करने के लिए दिए हैं। खेडेकर साहब, एल जी खेडेकर साहब ये कहते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के आदर्श, ये तत्व जो है आदर्श है, सरकार जिनकी पूर्ति का प्रयत्न करेगी, इसकी कोशिश करेगी कि ये पूरे हों। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के पीछे कोई कानूनी सत्ता नहीं है। इसका मतलब यह है कि यह राज्य की इच्छा पूरी तरीके से उनकी पॉलिसीज पर निर्भर करता है कि वह इनका पालन करना चाहे या ना करे, करे या न करे, फिर भी इनका पालन करना सरकार का एक नैतिक कर्तव्य है। ये नीति निर्देशक तत्व राज्य के लिए नैतिकता के सूत्र है और देश में स्वस्थ, क्लीन और हेल्दी वास्तविक प्रजातंत्र, जिसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं, उसकी स्थापना की दिशा में प्रेरणा देने वाले हैं, डायरेक्शन देते हैं ये। तो प्रमुख नीति निर्देशक तत्व क्या है? भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख कुछ इस तरीके से किया गया है कि आर्थिक सुरक्षा संबंधी जो तत्व है, ये आर्थिक सुरक्षा संबंधी नीति निर्देशक तत्व, इसके अंतर्गत राज्य इस प्रकार की व्यवस्था करेगा कि कुछ लक्ष्यों की पूर्ति हो, जो अभी निम्नलिखित हम देख रहे हैं। पहली चीज तो यह है, प्रत्येक स्त्री और पुरुष को समान रूप से जीविका के साधन उपलब्ध हो। धन और उत्पादन के साधन कुछ थोड़े से व्यक्तियों के हाथों में जमा ना हो जाए, इकट्ठे ना हो जाए। प्रत्येक व्यक्ति, स्त्री या पुरुष, उसको समान कार्य के लिए समान वेतन प्राप्त करने का अधिकार होगा और स्त्रियों का प्रसूति काल में कुछ विशेष सुविधाएं भी प्राप्त होगी। इसी तरीके से पुरुषों और स्त्रियों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बच्चों का जो सुकुमार अवस्था है उसका दुरुपयोग ना हो और आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को कुछ ऐसा काम ना करना पड़े जिससे उनकी आयु, शक्ति या अवस्था में प्रतिकूल असर हो। राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के अंतर्गत काम पाने के
शिक्षा पाने के और बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी और अन्य कारणों से जीविका कमाने में असमर्थ व्यक्तियों को आर्थिक सहायता पाने का अधिकार प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करेगा, कोशिश करेगा। गांवों में निजी और सरकारी आधार पर संचालित उद्योगों, धंधों को प्रोत्साहित किया जाएगा। कृषि और उद्योगों में लगे जो श्रमिक हैं उनको उचित वेतन मिल सके तथा उनका जीवन स्तर ऊंचा हो सके, लेवल ऑफ लिविंग उनकी अच्छी हो। कृषि और पशुपालन व्यवस्था को आधुनिक और वैज्ञानिक ढंग से संगठित या विकास उनका किया जाएगा। भौतिक साधनों को न्यायपूर्ण इसका वितरण होगा कि सबको बराबर संसाधन मिले। औद्योगिक संस्थानों के प्रबंध में कर्मचारियों की ही भागीदारी होगी और कानूनी व्यवस्था का संचालन समान अवसर तथा न्याय प्राप्ति में सहायक है। तो समाज के जो कमजोर वर्ग है, मार्जिनलाइज क्लास है, वीकर सेक्शन है, उनके लिए निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था, जिससे कोई व्यक्ति न्याय पाने से वंचित ना हो सके। सामाजिक व्यवस्था संबंधी कुछ तत्व है, जैसे नागरिकों के सामाजिक उत्थान के लिए कुछ राज्य को कुछ व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी कि समाज के अलग अलग जो वर्ग है, विशेषकर अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी वर्ग, इनकी सुरक्षा उत्थान के साथ साथ सामाजिक न्याय, इसी प्रकार के या किसी भी प्रकार का भी कोई शोषण है उससे उनकी रक्षा की जा सके। लोगों के जीवन स्तर और स्वास्थ्य में सुधार हो सके। मानव जीवन के कल्याण हेतु राज्य में जो नशीली वस्तुएं हैं, मद्यपान है, शराब है और जो कहें कि मादक पदार्थ है, उन पे रोक लगानी जानी चाहिए। देश के प्रत्येक जो नागरिक है उनको पढ़ाने, लिखाने, साक्षर बनाने के लिए राज्य सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए प्रावधान जो है उनको करने का प्रयास करेगा। 42वें संविधान संशोधन के अनुसार राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन और वन्य जीवन की रक्षा का प्रयास करेगा। इसी तरीके से राज्य विशिष्टया आय की समानता, यानी कि सबके पास अमूमन समान पैसे हो, उनको कम करने जो डिफरेंस है हमारे पैसों के, किसी के पास बहुत ज़्यादा है, किसी के पास बहुत कम है, और अलग अलग जो व्यवसाय है उनमें लोगों के मध्य प्रतिष्ठा, सुविधाओं की प्राप्ति और अवसर की असमानताओं को समाप्त करने का प्रयास करेगा। ऐसी सांस्कृतिक विकास संबंधी तत्व है। सांस्कृतिक क्षेत्र में नागरिकों के विकास हेतु राज्य कुछ नीतियां हैं जिनको पालन करने का प्रयत्न करेगा। एक तो संविधान के अनुच्छेद 46, इसके अनुसार जो दलित वर्ग है उनका आर्थिक और शैक्षिक विकास करना राज्य का कर्तव्य होना चाहिए। राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, भवन, स्थान, वस्तुओं, इनकी देखभाल करना, संरक्षण करना, इसकी व्यवस्था राज्य अनिवार्य रूप से करेगा। ऐसी न्याय संबंधी तत्व है। न्यायिक क्षेत्र में सुधार लाने के लिए राज्य कुछ सिद्धांतों का अनुसरण करने की कोशिश करेगा। जैसे राज्य देश के जितने नागरिक हैं उनके लिए जो राज्य क्षेत्र है उनमें एक समान कानून, यूनिफॉर्म सिविल कोड और न्यायालय की व्यवस्था करने की कोशिश करेगा। देश के सभी गांवों में राज्य के द्वारा जो ग्राम पंचायत है उसकी स्थापना की जाएगी और राज्य उन्हें ऐसे अधिकार देगा, प्रदान करेगा जिससे देश में स्वायत्त शासन की स्थापना हो सके। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी जो तत्व है, तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रयासों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय विवादों में मध्यस्थता, मतलब मीडिएशन द्वारा निपटाने के कार्य को प्रोत्साहन दिया जाएगा और विभिन्न राष्ट्रों के बीच जो न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को को बनाने की दिशा में कार्य किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधियों के प्रति रिस्पेक्ट, आदर भाव रखा जाएगा। तो निष्कर्ष हम ये निकाल सकते हैं कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है उसके माध्यम से भारत में जो आर्थिक प्रजातंत्र है उसकी स्थापना हो सकेगी और भारत एक कल्याणकारी राज्य बन सकेगा। निवारक निरोध, इससे क्या तात्पर्य है? निवारक निरोध का महत्व लिखिए। तो निवारक निरोध जिसे हम प्रिवेंटिव डिटेंशन कहते हैं, अनुच्छेद 22 के खंड 4 में ये प्रिवेंटिव डिटेंशन या निवारक निरोध इसका उल्लेख किया गया है। ये जो निवारक निरोध है इसका मतलब ये है कि वास्तव में किसी प्रकार का अपराध किए जाने के पूर्व और बिना किसी प्रकार की न्यायिक प्रक्रिया के ही किसी को नजरबंद करना है। यानी निवारक निरोध का मतलब ये है किसी व्यक्ति को 3 महीने तक नजरबंद रखा जा सकता है। इससे अधिक यह अवधि है तो परामर्शदात्री परिषद यानी कि एडवाइजरी बोर्ड की सिफारिश पर ये 3 महीने से बढ़ाया जा सकता है। निवारक निरोध अधिनियम 1947 में पारित किया गया था और समय समय पर इसकी अवधि बढ़ाई जाती रही है और ये 1969 तक चलता रहा। 1971 में इसका स्थान जो है आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, जिसे मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971 में ने ले लिया। इस कानून को बोलचाल की भाषा में हम मीसा के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद 1981 में इसके स्थान पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट पारित किया गया। उसके बाद टाडा कानून, टेररिस्ट एंड डिस्ट्रक्टिव
एक्टिविटीज एक्ट ये लागू किया गया और आज ये समाप्त कर दिया गया है और इसके स्थान में पोटा प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट इसका निर्माण किया गया है। अब इसे भी संशोधित करने की प्रक्रिया चल रही है। तो ये निवारक निरोध कानून है, इसकी आलोचना और उसका महत्व क्या है इसको भी समझना जरूरी है। तो स्वतंत्रता के अधिकार पर लगे जो प्रतिबंध हैं उनको देखकर बहुत सारे विद्वान इसकी आलोचना करते हैं। निवारक निरोधन जो कानून है उसके विषय में टेकचंद बख्शी साहब ने कहा था कि यह दमन और निरंकुशता का पत्र है। इसके कारण इसी प्रकार से जो सोमनाथ लहरी साहब है उन्होंने इसकी आलोचना करते हुए कहा था कि मूल अधिकारों का निर्माण पुलिस के सिपाही के दृष्टिकोण से किया गया है, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले राष्ट्र के दृष्टिकोण से नहीं किया गया है। परंतु जो निवारक का निरोध या कहें मीसा इसकी आलोचना के बावजूद भी इससे ये इनकार नहीं किया जा सकता कि आज की जो परिस्थितियां हैं उनमें यह व्यवस्था कुछ सीमा तक आवश्यक और उपयोगी है। न्यायमूर्ति पतंजलि शास्त्री ने कहा था कि इस भयावह उपकरण की व्यवस्था उन समाज विरोधी और विध्वंसकारी तत्वों के विरुद्ध की गई है जिनसे नवविकसित प्रजातंत्र के राष्ट्रीय हितों को खतरा है। वस्तुतः निवारक निरोध की व्यवस्था एक भरी हुई बंदूक के समान है, उसका प्रयोग बहुत सावधानी और दिमागपूर्ण तरीके से, विवेकपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए। मानवाधिकार आयोग के विषय में आप क्या जानते हैं, इसके क्या कार्य हैं, यानी जो ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात हो रही है। तो किसी भी संविधान द्वारा जो हमें अधिकार प्राप्त किए गए हैं उनकी वास्तविक पहचान तभी होती है जब इन्हें वाकई में लागू किया जाता है। समाज में गरीब, अशिक्षित, कमजोर वर्ग के लोगों को अपने अधिकारों का प्रयोग करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो पीपल यूनियंस फॉर सिविल लिबर्टीज PUCL या पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स PUDR ऐसी जो संस्थाएं थे वो अधिकारों के हनन पर दृष्टि रखती है, नजर रखती है। तो इस परिप्रेक्ष्य में वर्ष 2000 में सरकार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जिसे हम ह्यूमन राइट्स कमीशन भी कहते हैं, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC, इसमें उच्चतम न्यायालय के एक पूर्व न्यायाधीश, किसी उच्चतम न्यायालय का एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश और मानवाधिकारों के संबंध में ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव रखने वाले 2 और सदस्य होते हैं। तो मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतें मिलने पर ये जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है वो अपने आप स्वतः अपनी पहल पर या किसी पीड़ित व्यक्ति की याचिका पर जांच कर सकता है। जेलों में बंदियों की जो स्थिति है उसका अध्ययन करने जा सकता है, मानवाधिकार के क्षेत्र में शोध कर सकता है, रिसर्च कर सकता है और शोध को प्रोत्साहित कर सकता है। आयोग को प्रतिवर्ष हजारों शिकायतें मिलती हैं। इनमें से अधिकतर हिरासत में जो मृत्यु हो गई है, हिरासत के दौरान जो बलात्कार हो गया, रेप हो गया है, लोग गायब हो गए हैं, दुनिया की में जो चीज़ें हो रही हैं और लोग जिससे जो पीड़ित हैं वो इनके पास जाते हैं, जैसे पुलिस की ज्यादती, कार्रवाई नहीं कर रही है पुलिस, महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार हो रहा है। तो मानवाधिकार आयोग का सर्वाधिक प्रभावी हस्तक्षेप पंजाब में जो गायब हो जा रहे थे युवक और जो 2002 में जो गुजरात दंगे हुए, आयोग को स्वयं मुकदमा सुनने का अधिकार नहीं है। बस ये इसमें दिक्कत है, यह सरकार और न्यायालय को अपनी केवल जांच के आधार पर मुकदमा चलाने की सिफारिश कर सकता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के क्रियान्वयन के विषय में आप क्या जानते हैं, इन्हें वाद योग्य बनाना क्यों नहीं बनाया गया है। तो भारतीय लोकतंत्र की सफलता नीति निर्देशक तत्वों के लागू करने में निहित है। भारत सरकार ने पिछले 57 वर्षों में जो नीति निर्देशक तत्व है उनको प्रभावी बनाने के लिए बहुत सारे कानून या योजनाएं लागू की है। आर्थिक विकास के लिए जो पंचवर्षीय योजनाएं है उनको अपनाया गया है ताकि नीति निर्देशक तत्वों के अंदर जो उद्देश्य है उनको प्राप्त किया जा सके। गरीबी और आर्थिक समानताओं को दूर करने के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम लागू किए गए हैं। ग्रामीण अंचलों में शिक्षा और स्वास्थ्य का प्रचार किया गया है। विश्व शांति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दिया गया है। तो ये सब नीतियां जो है उसका उद्देश्य नीति निर्देशक तत्वों में जो घोषित लक्ष्य है उनको वेलफेयर, लोक कल्याणकारी राज्य की प्राप्ति में लगाना है या उसको उदाहरण के तौर पर या फिर उसको अंगीकृत करना है। तो इन नीतियों से किस सीमा तक नीति निर्देशक तत्व प्राप्त हो पाए हैं, ये एक सवाल है। यह तथ्य केवल एक ही ओर संकेत करता है कि अभी यथार्थ में जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं उनको प्राप्त नहीं किया गया है। आर्थिक क्षेत्र में पंचवर्षीय योजनाओं को अपनाने के बावजूद भी भौतिक साधनों का यह कहें इन पर केंद्रीकरण कम नहीं हुआ है। अमीर अधिक अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। निःशुल्क शिक्षा, समान आचार संहिता, इसके जो निर्देशक तत्व है
ये मृग मरीचिका बने हैं, यानी कि अभी तक बहुत दूर है हमसे। मुफ्त कानूनी सहायता के नीति निर्देशक तत्व के बावजूद न्याय प्रणाली बहुत महंगी है। कहते हैं किसी को अगर बददुआ देनी हो तो कहते हैं कि तुम या तो कोर्ट जाओ, या तो तुम्हें कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े या अस्पताल के चक्कर लगाने पड़े। कुटीर उद्योग धंधों को बड़े औद्योगिक कारखानों ने वैज्ञानिक प्रगति के नाम पर निगल लिया है और मद्य निषेध, शराब, इसको राजस्व प्राप्ति हेतु बलि का बकरा बना दिया गया है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को न्याय योग्य और वाद योग्य क्यों नहीं पाया गया? ये प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि जब राजनीति के निर्देशक सिद्धांत भारतीय नागरिकों के जीवन के विकास और लोकतंत्र की सफलता के लिए इतने महत्वपूर्ण हैं और इन्हें भी मौलिक अधिकारों की तरह वाद योग्य फिर क्यों नहीं बनाया गया? ऐसा होने पर कोई भी सरकार इसकी अनदेखी नहीं कर पाएगी, लेकिन ऐसा संभव नहीं था क्योंकि इन्हें लागू करने में धन की बड़ी आवश्यकता थी और जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो हमारी आर्थिक दशा बहुत अच्छी नहीं थी। इसलिए यह बात सरकार पे छोड़ दी गई कि जैसे जैसे सरकार के पास धन आएगा और जो संसाधन आएंगे वह इनसे थोड़ा थोड़ा करके लागू करती जाएगी। मौलिक अधिकारों की तरह इन निर्देशक सिद्धांतों को पूर्ण रूप से उस समय लागू करना व्यवहारिक कदम नहीं था जिस समय हम स्वतंत्रता हमने प्राप्त की। तो ये हमने इसे कहें कि विस्तृत रूप में जो सवाल जवाब थे, या कहें कि अगर आपको ऐसे लिखने के लिए कहा गया तब आप इसको लिख सकते हैं। शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।